हेलो एवरीवन, आई एम सिद्धांत। आज का चैप्टर है चैप्टर 19। चैप्टर का नाम है ट्रेजरी एंड द एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। तो चैप्टर 18 हम लोग छोड़े हैं फॉर द टाइम बिंग। ये चैप्टर 19 के बाद चैप्टर 18 समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए मैंने चैप्टर 19 पहले लिया है और ये कंप्लीट करेंगे हम लोग पहले। तो इस चैप्टर का नाम है ट्रेजरी एंड द एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। एसेट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है और एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। जैसे बैंक के पास क्या है, एसेट्स भी है, लायबिलिटीज़ भी है। एसेट्स है जो हम लोग लोन देते हैं वो एसेट्स है। लायबिलिटी क्या है, जो डिपॉजिट्स हमारे यहाँ आती है वो लायबिलिटी है। तो इसी एसेट और लायबिलिटी को बैलेंस करना बहुत ही टफ टास्क है। इसलिए बैंक एज अगर वो अच्छे तरीके से ये एसेट और लायबिलिटी मैनेज कर ले तो कोई भी बैंक हमेशा प्रॉफिट में ही रहेगी। तो ये एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट करना इट्स अ वेरी हरक्यूलियन टास्क, और इसको करने के लिए बहुत ही माहिर लोग को बैठाना पड़ेगा इस एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट करने के लिए। तो जो लोग बैठते हैं इसको मैनेज करने के लिए उसका एक सेपरेट डिपार्टमेंट ही होता है, और उसमें बहुत जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और ज़्यादा जिनको नॉलेज है या एक्सपीरियंस है उन्हीं लोग को इसमें बैठाते हैं। और जो लोग इस चीज़ को हैंडल करते हैं उसको एल्को बोलते हैं, दैट इज़ एसेट लायबिलिटी कमिटी। मतलब एक कमिटी ही बना दी जाती है इस एसेट लायबिलिटी को मैनेज करने के लिए। अब हम लोग देखेंगे कि एसेट लायबिलिटी मैनेज करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आज आपने लोन दिया, वो तो फिक्स टर्म के लिए है, 15 ईयर्स या 10 ईयर्स या 5 ईयर्स, वो लिखा हुआ है कि आपको उतना दिन में ही वो लोन वापस लौट के आएगा। अब मगर हमारे पास जो लायबिलिटी है, जैसे डिमांड डिपॉजिट है या करंट डिपॉजिट है, वो कभी भी कोई भी आके ले जा सकता है। तो इस कारण जो मिसमैच होगी, जो हमारे यहाँ डिफिसिट होगी, उसको इमीडिएटली पूरा करने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना किया जा सकता है। इसलिए पहले से ही सब कुछ फिक्स कर लिया जाता है। जैसे हम कोई लोन 5 साल के लिए दिए हैं तो 5 साल के बाद कितने एसेट्स से पैसा वापस हमारे पास आएगा या कितने पैसे वापस जाएंगे, तो पर डे के हिसाब से या पर ईयर के हिसाब से कितना एसेट हमारे यहाँ है या कितना एसेट कितना हमें लोन चुकाने या डिपॉजिट चुकाने के लिए काम आएगा, ये होता है एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। तो एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट में डिमांड डिपॉजिट और करंट डिपॉजिट को हम लोग जोड़ते ही नहीं है, क्योंकि वो तो कभी भी कोई भी आके ले जाएगा। मगर टाइम लायबिलिटी को हम लोग जोड़ते हैं, इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि पता है फिक्स डिपॉजिट अगर 1 साल का है तो वो बंदा 1 साल के बाद ही आएगा। हाँ, 1-2 एक्सेप्शंस होंगे जो पहले निकाल लेंगे, मगर उनको पेनल्टी भी देना पड़ता है, मगर मैक्सिमम लोग मेच्योरिटी के बाद ही निकालेंगे। तो ये पहले से ही डिसाइड कर लिया जाएगा कि कौन से लोन कब हमारा मेच्योर होके हमारे पास वापस पैसा आएगा या कितने पैसे हम लोग को हमें लौटाना होगा इन फ्यूचर। ये सब कुछ ईयर वाइज ये डिसाइड कर लिया जाता है। और ये कौन डिसाइड करता है, एल्को कमिटी डिसाइड करती है। तो ये एएलएम जो एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट होता है, इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है स्प्रेड को मैनेज करना। स्प्रेड मैं बताता हूँ। स्प्रेड मतलब होता है जैसे आप ना फिक्स डिपॉजिट आप किए हैं 7% पे, आप लोन दिए हैं 9% पे, तो उस ईयर का जो डिफरेंस होगा 7%, 9% माइनस 7%, मतलब 2% आपको फायदा हो रहा है। तो ये स्प्रेड मेंटेन करना, अगर ये पॉजिटिव स्प्रेड है तो वो बैंक के लिए फायदा है, हमें मतलब उससे हमको प्रॉफिट ही आएगा। मगर अगर वो निगेटिव हो गया तब तो हम लोग लॉस में जाएंगे। तो ये स्प्रेड मेंटेन करना ये एएलएम का ही काम है। रिस्क मेंटेन करना, हाँ रिस्क, क्योंकि ये रिस्क ही तो है। अब जैसे कोई डिमांड डिपॉजिट का 100 करोड़ जमा किया है, वो आके उसी दिन ले गया, तो ये एक तरह से रिस्क है ना, तो इसको भी मैनेज करना होगा। अगर कोई आके 100 करोड़ ले जाए तो उसको लिए भी जो 100 करोड़ का इंतजाम करना है वो भी एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट करती है। नेक्स्ट है एसेट लायबिलिटी मिसमैच। जैसे कोई साल में जितने लोन्स हमारे मेच्योर हो रहे हैं या जितने टाइम डिपॉजिट मेच्योर हो रहे हैं, अगर उस दोनों में मिसमैच है तो इसको पूरा करने के लिए कैसे वो पूरा करेगी, तो इसका भी कार्य सारा भार इसके ऊपर एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट के ऊपर है। और टू प्रोटेक्ट द नेट वर्थ ऑफ द बैंक, ये सबसे महत्वपूर्ण काम है एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट का, कि ये इंश्योर कराए कि हमारा बैंक हमेशा प्रॉफिट में रहे और नेटवर्थ जो है बैंक का वो घटे नहीं, वो बढ़े ही। नेटवर्थ का क्या मतलब होता है, मतलब जितना एसेट्स हमारे पास है वो हमेशा हमारे लायबिलिटीज से ज़्यादा हो। एसेट्स लोन्स एंड एडवांसेस है और लायबिलिटीज आप फिक्स डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट को समझ सकते हैं इन सिंपल वर्ड्स। अब एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट करने के लिए एक पॉलिसीज बनाना बहुत जरूरी है, उसी पॉलिसीज पे सारा सब कुछ डिसाइड होता है। तो ये एएलएम पॉलिसीज अब हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। ये एएलएम पॉलिसी साल के शुरुआत में ही बन जाती है या 2-3 साल के लिए इकट्ठे बन जाती है, और उसी
पॉलिसीज पे बैंक काम करती है। तो ये पॉलिसीज कैसे बनती है, ये अप्रूव किया जाता है बोर्ड ऑफ द बैंक। बैंक को रन करने के लिए एक बोर्ड होता है, मतलब एक बोर्ड बनाया जाता है जो बैंक को टोटल ओवरऑल फंक्शन देखती है और बैंक को रन करती है। तो वो बोर्ड से अप्रूव होना चाहिए एएलएम पॉलिसीज। और जितने भी कंप्लायंस बाय द आरबीआई और सेबी है वो भी सारे कंप्लायंस फॉलो होने चाहिए एएलएम पॉलिसीज बनाने के लिए। और ये जो भी पॉलिसी आपने बनाई है उसको आपको आरबीआई को इंटीमेट करना होगा कि आपकी पॉलिसीज क्या है। अगर वो डेट्रीमेंटल होगा तो आरबीआई वो मना कर देगी। तो ये एएलएम पॉलिसीज में डिसाइड होता है। अब जैसे एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट बहुत तरीके से किया जा सकता है, मगर ये मॉड्यूल सी में हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रेजरी में। तो ट्रेजरी के थ्रू हम लोग एएलएम पॉलिसीज कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे या एएलएम कैसे करेंगे, तो वो इस चैप्टर में हम लोग डील करेंगे। तो ट्रेजरी के संदर्भ में अगर देखा जाए तो एसेट लायबिलिटी पॉलिसी जो बनती है उसमें डिसाइड होता है कि कितना पैसा हम लोग मनी मार्केट में लगाएंगे, कितना पैसा हम लोग डेट मार्केट में लगाएंगे, कितना पैसा सिक्योरिटीज में लगाएंगे, कितना गोल्ड में लगाएंगे। ये सब पहले ही डिसाइड हो जाता है और उसी से आगे की सारी रणनीति बनाई जाती है। और इसमें जैसे जो ट्रेजरी का रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एएलएम के लिए। इट्स वन ऑफ द कंपोनेंट। एएलएम का और भी बहुत तरीके से एएलएम किया जाता है, वो ब्रांच लेवल पे भी किया जाता है, बहुत सारे लेवल होते हैं। हम लोग बस ट्रेजरी के बारे में देखेंगे। उसके बाद ये ट्रेजरी जो है हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये रिस्क मैनेजमेंट में हेल्प करती है। तो रिस्क मैनेजमेंट थ्रू व्हाट, थ्रू डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स हम लोग चैप्टर 18 में पढ़ेंगे। डेरिवेटिव्स हम लोग जान गए थे कि क्या होता है, मतलब किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए वो डेरिवेटिव हम लोग यूज़ करते हैं। उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, स्वैप्स और ऑप्शंस, ये सब उसके पार्ट है। तो वो हम चैप्टर 18 में देख लेंगे। उस ज़्यादा बड़ा डील नहीं है, वो ईजी ही है। और ये हम लोग डेरिवेटिव्स इन शॉर्ट पढ़े थे कि जैसे फ्यूचर में जैसे डॉलर का कीमत था, वही एग्जाम्पल हम लोग बार बार लेंगे, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे डॉलर, आज का डॉलर $1.75 है, मगर 3 महीने बाद ये $1 का कितना कीमत होगा किसी को पता नहीं है। फॉर एग्जांपल किसी को लग रहा है कि 80 हो जाएगा, तो वो आज ही एक ना वो एग्रीमेंट साइन कर लेगा और उसमें ये लिखा होगा कि 3 महीने बाद भी मैं इसी रेट पे वो दूंगा, इसी रेट पे डॉलर खरीदूंगा। तो ये जो डील हुआ ये इसको फ्यूचर बोलते हैं और ये फ्यूचर वन ऑफ द पार्ट ऑफ द डेरिवेटिव्स है। और ये हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब चीज़ का यूज़ होता है। तो बैंक भी ये सब इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके अपने आप को प्रोटेक्ट करती है। तो ये ट्रेजरी में रिस्क मैनेजमेंट होती है और रिस्क आइडेंटिफिकेशन इन ट्रेजरी होती है और मॉनिटरिंग होती है, एक्सेट्रा। और ट्रेजरी जो होता है लिंक होता है बिटवीन ब्रांच ऑपरेशन एंड द मार्केट ऑपरेशन। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ब्रांच में आप क्या करते हो, ब्रांच में आप लोन देते हो, ठीक है। अब जैसे ब्रांच में आपने लोन दिया, ठीक है। अब इन फ्यूचर कोई ये लोन मान लीजिए आप 10 करोड़ का है और किसी ने 10 करोड़ डिपॉजिट कराया था, वो पैसा मांगने आ गया, मगर आपके पास बैंक के पास पैसा नहीं है देने के लिए, तो आप क्या करोगे? तो आप बोलोगे कि भाई ये मैंने लोन किया था, ब्रांच वाले बोलेंगे मैंने ये लोन किया था ट्रेजरी को, ये ट्रेजरी है, बोलेगी ट्रेजरी को एक काम करो इस लोन को मार्केट में बिकवा दो और उससे जो पैसा आएगा हम लोग इसको लौटा देंगे। तो ये काम है ट्रेजरी का। तो ये जो मार्केट है और ये जो ब्रांच है, इस दोनों का जो लिंक कर रहा है वो ट्रेजरी कर रहा है। तो ट्रेजरी कैसे बिकवाएगा ये तो हमें नहीं पढ़ रहा है, मगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सो दैट आप इसको रिलेट कर सकें। अब जैसे ये लोन है तो मार्केट में ये एक लोन को मल्टीपल लोन में बांट देगा, मतलब लोन का 10% करके 10 बार 10 टाइम्स इसको बांट देगा। तो जितने मान लो 10 लोग आएंगे वो 10 सबको 10% इसका शेयर दे देगा। अब जैसे जैसे इस लोन से इंटरेस्ट का पैसा वापस आते चले जाएगा, वैसे वैसे इस लोन इस 10% जिसके पास शेयर है उसका इनकम बढ़ते चला जाएगा। तो ये होता है ट्रेजरी का पावर, मतलब वो कभी भी कोई भी चीज़ को लिक्विडेट करके दे सकता है। ये लोन भी ऐसे ही 10 भाग में बांट, इस प्रोसेस जो हम लोग एक लोन को डिफरेंट नंबर ऑफ लोन्स में बांट के डिफरेंट नंबर ऑफ पर्सनस को बांट देते हैं, उस प्रोसेस को सिक्योरिटाइजेशन बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे क्रेडिट रिस्क इन ट्रेजरी। हम लोग पढ़े थे कि ट्रेजरी में उतना ज़्यादा क्रेडिट रिस्क होता नहीं है, मगर उसमें बहुत निम्न मतलब बहुत कम मात्रा में ट्रेजरी रिस्क होती है। ट्रेजरी रिस्क का पार्ट है काउंटर पार्टीज रिस्क भी। काउंटर पार्टी रिस्क का मतलब क्या है? जैसे कि अगर आप कोई थर्ड पर्सन से डील कर रहे हैं, वो थर्ड पर्सन ही भाग गया, तो वो एक तरह से काउंटर पार्टी रिस्क है। काउंटर पार्टी इज अ सबसेट ऑफ क्रेडिट रिस्क। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो
क्रेडिट रिस्क इन ट्रेजरी जब भी बोलेगा तो उसमें सबसे ज्यादा काउंटर पार्टी रिस्क हमारे ट्रेजरी में इन्वॉल्व है। अब काउंटर पार्टी रिस्क क्या होता है, जैसे अब मैं बताता हूं। अब हम लोग चैप्टर 18 तो नहीं पढ़े, मगर उसमें एक दो कंसेप्ट होता है, एक फ्यूचर, एक फॉरवर्ड। तो जब फ्यूचर नहीं आया था ना, तो पहले फॉरवर्ड होता था। फॉरवर्ड का मतलब क्या है कि एक आदमी है, दो आदमी है, दोनों अपने आप में डील कर लिया, और एक पार्टिकुलर टाइम में जब डील मेच्योर हुआ, अगर एक पार्टी भाग गया तब कोई इसको सुनवाई करने के लिए नहीं है। अगर एक पार्टी भाग गया तो ये जो पार्टी भाग गया वो एक काउंटर पार्टी रिस्क दे रहा है कि वो भाग जाएगा। मगर फ्यूचर में क्या हुआ कि एक पार्टी है, दो पार्टी है, बीच में एक पार्टी आएगी, और ये स्टॉक एक्सचेंज होती है। ये इंश्योर करेगा कि आप इधर से पैसा लो, इधर से सामान दिलवाओ, या इधर से पैसा लो या इधर से सामान दिलवाओ। तो ये बीच वाली पार्टी इंश्योर करती है कि आपका ट्रांजेक्शन फुलफिल हो और कोई एक बंदा छोड़ के भागे ना। ये हमारा फ्यूचर में होने लगा, तो इससे हमारा काउंटर पार्टी रिस्क घट गया। तो ये काउंटर पार्टी रिस्क का वही मतलब है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कंसेप्ट, ट्रांसफर प्राइसिंग फ्रॉम द बैंकिंग टू द ट्रेजरी। अब हम लोग देखेंगे कि अब जैसे बैंकिंग में हमने बताया था आपको इस एग्जाम्पल में, कैसे लोन से हम लोग को, कैसे लोन हम लोग बेचवा के हम लोग पैसा ले लिए। तो ये एक तरह से ट्रांसफर प्राइसिंग हो रहा है बिटवीन द बैंकिंग टू द ट्रेजरी। और भी एग्जाम्पल देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे ट्रेजरी है हमारा, ठीक है, हमारे पास उतने पैसे नहीं है, ठीक है, तो ब्रांच बोलेगी भाई हमको पैसे की ज़रूरत है, तुम पैसा हमको ला के दो। तो ये मार्केट में जाएगा ट्रेजरी, मार्केट से बोलेगा भाई हम एक बॉन्ड इशू कर रहे हैं या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर रहे हैं, तुम लोग पैसा लगाओ। सब लोग पैसा दिए। अब मान लो सब 7% पे इसको पैसा दे दिए, ठीक है, मान लो इसके पास जमा हो गया 10 करोड़ रुपीस। तो ये 10 करोड़ ट्रेजरी क्या करेगा, बैंक को, ब्रांच को दे देगा। मगर इस ट्रेजरी को ये 7% के इंटरेस्ट पे ये पैसा सबको चुकाना पड़ेगा। तो बैंक 10 करोड़ लेके क्या करेगी, इस 10 करोड़ को 10% पे किसी को लोन दे देगी। अब 10% है, ये 7% है, फिर भी इस बैंक को विद द हेल्प ऑफ ब्रांच एंड ट्रेजरी 3% का फायदा होता है। तो ये आपको समझना है। तो यहाँ इसको ट्रांसफर प्राइसिंग बोलेंगे। जैसे बैंक का ये ट्रेजरी का पैसा बैंक के पास चला गया, या बैंक का पैसा अगर ट्रेजरी में, जैसे डिपॉजिट ही है, डिपॉजिट इसके पास कभी ज़्यादा हुआ तो ट्रेजरी को दे दिया मार्केट में लगाओ, और मार्केट में वो लगा दिया, उससे उसको फायदा हो गया। तो ये एक तरह से ट्रांसफर प्राइसिंग है। और जब भी इसका फायदा होगा तो बैंक ब्रांच को ही जाएगा, और जब भी इसका नुकसान होगा वो भी बैंक ब्रांच को ही उठाना पड़ेगा। ट्रेजरी को बस पैसा लगाना है या पैसा निकालना है, ट्रेजरी का इसमें रोल नहीं है। ये आपको समझ में आएगा। अब हम क्वेश्चंस देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 1, हाउ डज अ बैंक कैलकुलेट द नेट लिक्विडिटी। आपको पता है लिक्विडिटी क्या होता है। लिक्विडिटी वो चीज़ होती है जो तुरंत आप कैश में कन्वर्ट कर लो, वो लिक्विडिटी होती है। और नेट लिक्विडिटी का क्या मतलब है, जब भी कहीं भी आप नेट देखें, नेट का मतलब होता है कि अगर कोई अमाउंट है उससे कुछ घट ही रहा है तभी नेट आएगा। ये नेट का कंसेप्ट ही यही है। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं, कंपेयरिंग अवेलेबल कैश रिसोर्सेज विद द इमीडिएट लाइबिलिटीज। तो जब भी नेट लिक्विडिटी की बात होती है वो बस एट करंट टाइम की ही बात होती है। इसका ऑप्शन ए होगा। मतलब जब भी करंट नेट लिक्विडिटी की बात होगी तो वो कंपेयरिंग अवेलेबल कैश रिसोर्सेज विद द इमीडिएट लाइबिलिटीज, मतलब अभी आपको कितना पैसा चुकाना है और आपके पास क्या रिसोर्सेज है वो पैसा चुकाने के लिए, वो होती है नेट लिक्विडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विडिटी विद अ बैंक मीन्स पॉजिटिव कैश फ्लोज दैट इंक्लूड। ओके, जब भी पॉजिटिव कैश फ्लो, लिक्विडिटी का मतलब होता है कि हमारे इजिली कैश में कन्वर्ट हो जाए कुछ भी। तो वो पॉजिटिव कैश फ्लो में क्या क्या आएगा, मतलब क्या क्या इजिली कन्वर्टेबल है इनटू कैश। कैश सरप्लस, ये तो ऑलरेडी कैश है तो ये तो होगा ही। नेक्स्ट ऑप्शन, कमिटेड क्रेडिट लाइंस फ्रॉम अदर बैंक्स, ये भी होगा क्योंकि जब भी आप पढ़े होंगे कॉल मनी, नोटिस मनी, वो एक दिन में या रात भर में या 1 से 14 दिन में आपको तुरंत पैसे आ जाते हैं, तो ये भी होगा। लिक्विफाइबल सिक्योरिटीज, लिक्विफाइबल सिक्योरिटीज का मतलब जैसे आप गए मार्केट में बेचने और वो तुरंत बिक गया तो वो लिक्विड हो गया, तो लिक्विफाइबल सिक्योरिटीज। और डी, नॉस्ट्रो अकाउंट। नॉस्ट्रो अकाउंट मतलब क्या होता है, मैंने आपको ट्रिक दिया था वॉस्ट्रो और नॉस्ट्रो का। तो जैसे वॉस्ट्रो है, ये वी कैसा लग रहा है, वाई जैसा लग रहा है, मतलब योर अकाउंट विथ अस, और नॉस्ट्रो मतलब आवर अकाउंट विथ यू, मतलब हमारा अकाउंट किसी विदेश के बैंक में मेंटेन है, तो ये हमारा पैसा है, तो ये भी एक तरह से इसको हम लोग कभी भी लिक्विडेट करा सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन होगा। इसका ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव होगा। ट्रेजरी यूज्ड इन बैंक्स मेनली फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस।
लिक्विडिटी मार्केट रिस्क, यस ट्रू. बी मार्केट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क. सी लिक्विडिटी रेट सेंसिटिविटी गैप. एंड डी मिसमैच और गैप. जब भी बोलेगा ट्रेजरी का क्या इंपॉर्टेंस है, एक तो आपको पता है रिस्क मैनेजमेंट है, ठीक है. तो ये जो रेट सेंसिटिविटी गैप, इसका मेन जो ट्रेजरी का मेन पर्पस है कि ये लिक्विडिटी मेंटेन करता है, और रेट सेंसिटिविटी गैप जो रेट का जो डिफरेंस है उसको वो लो करता है. ये जो मार्केट रिस्क लिक्विडिटी रिस्क है, वो लिक्विडिटी ये अलग चीज़ है, लिक्विडिटी रिस्क अलग है. अब जो मार्केट रिस्क और आईआरआर या लिक्विडिटी रिस्क पढ़ते हैं वो एक तरह से इवेंट है, मगर ये ट्रेजरी क्या करता है, उस चीज़ को बचाता है, उस चीज़ को मेंटेन करता है, मतलब लिक्विडिटी मेंटेन करता है और रेट सेंसिटिविटी गैप को फिल करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन सी होगा. A bank borrows 6-month United States dollar at 3% and lends equal amount in rupee funds at 7% for the same period. The bank also makes payment of the forward premium of 1%. What is the spread? यहाँ ये स्प्रेड का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जरूर आएगा आप लोग को. तो आपको जब भी स्प्रेड निकालना हो तो आप आराम से पढ़ के आप निकाल सकते हैं. जैसे बैंक बोरो 6 मंथ यूनाइटेड स्टेट डॉलर एट 3%, मतलब बैंक लोन ले रही है कहीं से, तो ये तो हमारा निगेटिव में आएगा -3%, ठीक है. एंड लेंड्स इक्वल अमाउंट इन रूपी फंड्स एट 7% फॉर द सेम पीरियड. तो ये 7% में किसी को लोन दे रही है, तो इसको ये इनकम आएगा 7%. द बैंक ऑल्सो मेक्स पेमेंट ऑफ द फॉरवर्ड प्रीमियम. फॉरवर्ड देखिए यहाँ पे फॉरवर्ड क्या है, एक तरह का डेरिवेटिव जो मैंने आपको बताया था. बैंक अपने आप को बचाने के लिए ये फॉरवर्ड प्रीमियम दे रही है, ताकि ये जो यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स को हम लोग लिए हैं उसका रेट फ्लक्चुएट ना हो. तो ये प्रीमियम जो देगी बैंक ही देगी. तो जब बैंक देगी तो बैंक से जाएगा, तो ये -1%. तो ये क्या होगा, 7 - 4% इजिकल टू 3%, मतलब 3% का हम लोग को स्प्रेड हो रहा है. कैसा स्प्रेड हो रहा है, पॉजिटिव स्प्रेड हो रहा है, मतलब हम लोग को फायदा हो रहा है, मतलब हम लोग मतलब बैंक. तो इसका ऑप्शन ए 3%. ए बैंक इज फंडिंग अ 5-year लोन विथ अ 6-month डिपॉजिट. इट फेसेस व्हाट काइंड ऑफ द रिस्क. अब देखिए ये बोल रहा है कि 5 ईयर का लोन दिया है, मगर 6 मंथ में वो डिपॉजिट कोई सा डिपॉजिट है वो मेच्योर हो जा रहा है. तो ये कौन सा रिस्क हम लोग के मतलब ये कौन सा रिस्क हम लोग पे आएगा. तो एक तो लिक्विडिटी रिस्क आएगा, ये तो आपको पता है, और इसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क भी आएगा. आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि इसका लिक्विडिटी रिस्क क्यों आ रहा है, क्योंकि लिक्विड नहीं हो रहा है. हमारा 5 साल के बाद लोन से जो लोन दिया उसका पैसा आएगा, मगर 6 मंथ में ही कोई डिपॉजिट मांगने आ गया है, तो लिक्विडिटी रिस्क तो हो रहा है, मगर इंटरेस्ट रेट रिस्क कैसे हो रहा है. अब फॉर एग्जांपल ये बैंक लोन जो आप दिए हैं 10% पे दिए हैं 5 साल के लिए, ठीक है. अब ये डिपॉजिट वाला बंदा वापस आ गया, ठीक है. अब ये डिपॉजिट वाला बंदा बोल रहा है मेरे पैसे वापस करो, क्योंकि मेरा अमाउंट मेच्योर हो गया है. अब इस पैसे को वापस करने के लिए आप फिर से लोन लोगे कहीं से. अब उस लोन को लेने के लिए मान लीजिए आप 12% पे कहीं से फिर लोन लेके इसको पैसा लौटाएंगे, तो आपको तो थोड़ा नुकसान होगा ना. आपको क्या फायदा होगा 12% लोन लेके किसी को पैसा देने. तो वो इंटरेस्ट रेट रिस्क भी आप में आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्योरिटाइजेशन लीड्स टू इन्फ्यूजन ऑफ द लिक्विडिटी. हाँ, सिक्योरिटाइजेशन मैंने बताया आपको कि जैसे कोई बड़ा लोन है, अगर आप बैंक को पैसे की बहुत जरूरत है, तो वो एक बड़े लोन को छोटे छोटे लोन में तोड़ के डिफरेंट नंबर ऑफ पर्सन्स को बांट देगी, उसको सिक्योरिटाइजेशन बोलते हैं. तो उससे लिक्विडिटी आती है. यस. फ्रीइंग द कैपिटल ब्लॉक्ड इन द लोन एसेट्स. ट्रू, ये भी सही है. बी. सी अर्निंग ऑफ द एक्स्ट्रा इनकम. हाँ, अर्निंग ऑफ द एक्स्ट्रा इनकम भी होता है, अगर मार्केट ऊपर चला गया तो एक्स्ट्रा इनकम ये आपको देगा. तो इसका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एन इंस्ट्रूमेंट वेयर द क्रेडिट रिस्क इज सिमिलर टू लोन बट इट इज ट्रेडेबल एंड हेंस मोर लिक्विड. कोई भी इंस्ट्रूमेंट, ऐसा इंस्ट्रूमेंट का आपको नाम बताना है जो क्रेडिट रिस्क, जो भी कोई जिसमें क्रेडिट रिस्क होगा, कोई भी लोन में जो आपके क्रेडिट रिस्क होगा, इस इंस्ट्रूमेंट में भी उतना ही क्रेडिट रिस्क होता है, मगर वो ट्रेडेबल होता है. स्टॉक एक्सचेंज में आप उसको तुरंत बेच के तुरंत पैसा ले सकते हैं, मगर लोन को तो आप नहीं बेच सकते हैं. तो वो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है बॉन्ड्स. ठीक है, इसका ऑप्शन बी. बॉन्ड एक तरह से लोन ही है, मगर बस इसका यही फायदा है कि आप इसको कभी भी जब मन चाहे बेच सकते हैं. लोन को आप नहीं बेच सकते, वो एग्रीमेंट होता है, वो कुछ फिक्स्ड ईयर ऑफ टाइम के बाद ही कुछ हो सकता है उसका. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड क्रेडिट सब्सटीट्यूट्स. इनमें से कौन सा क्रेडिट सब्सटीट्यूट्स होता है. तो ये हम लोग पढ़े यहाँ पे बॉन्ड जिसमें क्रेडिट रिस्क होता है और क्रेडिट के जैसा ही होता है, तो क्रेडिट सब्सटीट्यूट भी हमारा बॉन्ड्स ही होगा. तो इसका कॉमर्शियल पेपर या बॉन्ड्स इशूड. ठीक है,
कॉमर्शियल पेपर भी एक तरह से बॉन्ड्स ही होता है जो कंपनी इशू करती है, अब बॉन्ड्स हमारी गवर्नमेंट इशू करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हेल्प्स बैंक्स टू डाइवर्सिफाई क्रेडिट रिस्क, मतलब किससे बैंक को हेल्प करता है क्रेडिट रिस्क को डाइवर्सिफाई करने। डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या होता है, अब जैसे आप कोई एक कंपनी को ही 1,000 करोड़ का लोन दे दिए और वो कंपनी डूब गई तो आपका तो 1,000 करोड़ गया। मगर अगर आप डिफरेंट डिफरेंट कंपनी को 1-1 करोड़ दिए और 1,000 टोटल कंपनीज है तो 1,000 करोड़ आपने डाइवर्सिफाई कर दिया, मतलब अगर एक कंपनी डूबेगा भी तो आपका 1 करोड़ डूबेगा, आपका तो ढेर सारा पैसा बच जाएगा ना बाकी। तो ये होता है डाइवर्सिफिकेशन का मतलब। तो बैंक्स, कौन कौन सा बैंक्स यूज करती है एज टू डाइवर्सिफाई देयर क्रेडिट रिस्क। ऑप्शन है इसका आंसर बी होगा, दैट इज जो क्रेडिट डेरिवेटिव्स हम लोग पढ़े हैं वो इज नथिंग बट टू प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम द रिस्क। सो इसका ऑप्शन बी क्रेडिट डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर अ बैंक ब्रांच एक्सटेंड्स अ लोन एट 12%, द ट्रेजरी डिवीजन बाइज द सेम लोन फ्रॉम द ब्रांच एट 8%, द गेन ऑफ द 4% इज 2। इसका आंसर होगा द ब्रांच। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि ट्रेजरी के पास कोई लोन है जो कि वो 8% पे ले रखा है और ये लोन अगर ब्रांच के पास चला गया, मतलब ये लोन बेचा गया और ये ब्रांच वाले 12% पे, मतलब 8% पे ये खरीद के 12% पे बेच दे रही है, तो इसका जो 4% का जो फायदा हो रहा है वो ब्रांच को हो रहा है। तो इसका आंसर बी ब्रांच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ फिक्सेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज एंड रिटर्न ऑन द एसेट्स ऑफ अ बैंक इन अ रेशनल मैनर विद इन अ बैंक इज कॉल्ड। इसका आपको ये एक तरह से फैक्चुअल है, इसका आंसर होगा ट्रांसफर प्राइस मैकेनिज्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी अंडर एएलएम प्रिस्क्राइब्स। तो एएलएम पॉलिसीज के अंदर हम लोग क्या क्या इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाते हैं। परमिसिबल इन्वेस्टमेंट, हाँ जितना अलाउड है उतना ही इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं। आरबीआई जितना अलाउड करती है, जैसे 18% है तो हमारा 18% ही करना है, थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। सीआरआर तो अलग ही चीज़ है। ये 18% जो और भी बहुत सारे फिक्स रहती है कि आपको इतना में इतना ही पैसा लगाना है, तो वो हम लोग को परमिसिबल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना होता है। बी एसएलआर एंड नॉन एसएलआर इन्वेस्टमेंट्स, हाँ ये भी अलाउड है एएलएम पॉलिसीज में। ट्रेडिंग इन द सिक्योरिटीज एंड द रिपोज, ये भी अलाउड है, तो इसका ऑप्शन डी ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विडिटी पॉलिसी अंडर एएलएम प्रिस्क्राइब्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। लिक्विडिटी पॉलिसी, तो ये ऑप्शन देखते हैं। मिनिमम लिक्विडिटी टू बी मेंटेन्ड, हाँ एएलएम पॉलिसी ये प्रिस्क्राइब करती है अंडर लिक्विडिटी पॉलिसी। फंडिंग ऑफ द रिजर्व एसेट्स, हाँ ये भी सही है। लिमिट्स ऑन द एक्सपोजर टू द मनी मार्केट, हाँ ये भी सही है, ये क्योंकि ये सब कुछ हमारे लिक्विडिटी मेंटेन करने में हेल्प करती है। इसका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्री पेमेंट्स ऑफ विच बैंक प्रोडक्ट्स स्केप्स एएलएम एनालिसिस एंड दे कैन नॉट बी फुली हेज्ड। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि कौन सा ऐसा चीज है जो एएलएम के दायरे में आता ही नहीं है, तो ये डिमांड डिपॉजिट इसके दायरे में आएगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई हैज नॉट प्रिस्क्राइब्ड विच ऑफ द फॉलोइंग बकेट्स फॉर द एएलएम पर्पसेस। मतलब आरबीआई जो एएलएम पॉलिसी बनाई जाती है आरबीआई का, उसमें कुछ कंडीशंस होता है, तो आरबीआई बोलती है कि आपको सब सारे बकेट्स ये मतलब टाइम पीरियड का आप रख सकते हो, मगर एक बकेट अलाउड नहीं है, वो 1 to 7 days का है। मतलब इसमें आप एसेट और लाइबिलिटीज का ज़्यादा आदान प्रदान नहीं कर सकते हो, उसमें कुछ कंडीशंस होती है, वो इस बकेट को अलाउ नहीं करती है फॉर एएलएम पर्पसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंस शीट रिस्क इफ नॉट कंट्रोल्ड में रिजल्ट इनटू नेगेटिव स्प्रेड। ओके, ऑप्शन बी इज ऑल्सो राइट, दैट इज इरोजन ऑफ नेटवर्थ। हाँ, बैलेंस शीट का जो रिस्क है, बैलेंस शीट में क्या होता है, एसेट्स होता है या लाइबिलिटीज होती है। अगर आप सही से मेंटेन नहीं किया एसेट और लाइबिलिटीज तो आपको वो नेगेटिव स्प्रेड दे सकता है। नेटवर्थ को आपको इरोजन होगा, मतलब आपकी नेटवर्थ घटती चली जाएगी। और बैंकरप्सी, आप ऐसा भी हो सकता है कि आप कंगाली पे आ जाए, तो इसका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव होगा। दैट्स इट, थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज लाइक द वीडियोज, थैंक यू।